हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो देखो, वर्ड क्या है, सोसाइटी और कोऑपरेटिव। सोसाइटी का मतलब क्या है, समाज, और कोऑपरेटिव का मतलब है कि मिलकर काम करना। यानी एक सोसाइटी के लोग मिल करके अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना व्यापार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी मिल करके ऑर्गेनाइजेशन करना, मिल करके बिजनेस करना क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मिल करके बिजनेस तो हम पार्टनरशिप में भी कर रहे थे, मिल करके बिजनेस तो हम एचयूएफ में भी कर रहे थे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मिल करके बिजनेस तो कंपनी में भी करते हैं, बट यहाँ बात किसकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटी की हो रही है। एक सोसाइटी के लोग मिल करके जब कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के उस फॉर्म को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस बोलते हैं। एक सोसाइटी के मान लो 20 लोग इकट्ठे हुए, 20 लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, यानी कुछ पैसे इकट्ठे किए सबने मिल करके, और जो नेसेसरी की चीज़ है उन नेसेसरी की चीज़ को बल्क में परचेज कर लिया। बल्क में परचेज करने के बाद जब भी सोसाइटी के किसी पर्सन को उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो उनको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो क्या उन्होंने जब बल्क में उन क्वांटिटी को परचेज किया तो उनकी जो प्राइस थी वो कम नहीं हुई, उनकी जो परचेज प्राइस थी वो क्या पर क्वांटिटी कम नहीं हुई, क्योंकि बल्क में परचेज करने से डिस्काउंट रिसीव होता है। तो वो डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएंगे और किसको देंगे ये फ़ायदा, अपनी सोसाइटी के लोगों को देंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि अपनी सोसाइटी के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। ऐसा वो क्यों करते हैं, ऐसा देखो, अगर एक सोसाइटी है, अगर मान लो एक टाउन है या एक विलेज है या एक जैसे अपनी जो ढाणी वगैरह होते हैं, उनके लोग आप मिलते हैं, मिल करके बोलते हैं कि मान लो जैसे फार्मर है, फार्मर को क्या चाहिए, फार्मर को सीड चाहिए, बीज चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, उनको खाद भी चाहिए, यूरिया वगैरह। अगर कुछ किसान मिल करके बल्क में यूरिया परचेज कर ले, बल्क में अगर सीड्स को परचेज कर ले, तो क्या उनको डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा। और जब भी सोसाइटी के लोगों को जितनी भी सीड्स और यूरिया की, जितनी भी खाद की रिक्वायरमेंट होगी, वो सप्लाई कर देंगे। तो क्या सोसाइटी को, लोगों को इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यही बिजनेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि सोसाइटी के कुछ लोग मिलेंगे, कुछ अमाउंट इकट्ठा करेंगे, बल्क में क्वांटिटी को परचेज करेंगे, और जब भी रिक्वायरमेंट होगी सोसाइटी के लोगों को, वो क्या करेंगे, सप्लाई करके उनको फ़ायदा देंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स वर्किंग कलेक्टिवली, यानी मिल करके काम कर रहे हैं। सोसाइटी के लोग मिल करके जब काम कर रहे हैं, उस बिजनेस को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल क्या है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के ऊपर टिका हुआ है। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये पूरी लाइन ध्यान रखना। ये लाइन कम से कम 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है कि बिजनेस के किस फॉर्म, बिजनेस का कौन सा फॉर्म इसके ऊपर टिका हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसने क्या लिखा, ईच फॉर ऑल, हर एक इंसान सबके लिए काम करेगा, और सभी हर एक इंसान के लिए काम करेंगे। तो ऐसा काम तो एक सोसाइटी के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि इतना प्रेम भाव सिर्फ एक सोसाइटी के लोगों में ही हो सकता है। वो क्या करेंगे, चाहे बल्क में क्वांटिटी परचेज करने की बात हो, या फिर जैसे मान लो एक सोसाइटी के अंदर क्या है, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, उन मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बना रहे हैं, उन गुड्स को मार्केट तक सप्लाई नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि मार्केट में अदर जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं, जिनकी पहले से ही उस मार्केट के अंदर मोनोपोली बनी हुई है, वो उन छोटे मैन्युफैक्चरर को आगे आने ही नहीं देते। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। वो क्या करेगी, उन छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे गुड्स को उठाएगी और उनको मार्केट वाली प्राइस दिलाने की कोशिश करेगी। वो काम किसका है, वो काम कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। तो इसमें क्या है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच के कंसेप्ट पर काम कौन करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना है। दूसरी बात है कि याद रखो, मैंने इधर मेंबर्स वर्ड यूज किया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जिन लोगों ने मिल करके बिजनेस करना स्टार्ट किया, उन लोगों को मेंबर्स बोलते हैं, ना तो उनको पार्टनर बोलते हैं, ना ही उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। उनको क्या बोलेंगे, मेंबर्स बोलते हैं। अब कितने मिनिमम मेंबर होंगे, कितने मैक्सिमम मेंबर होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिर है रजिस्ट्रेशन अंडर।
कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इस एक्ट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के थ्रू एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। क्या पूरी इंडिया के अंदर यही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अप्लाई होता है? नहीं, बल्कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बने हुए हैं। अब स्टेट वाइज कौन से स्टेट, कितने स्टेट ऐसे हैं जिनमें अलग अपने अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है? तो ऐसे कितने स्टेट हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। टोटल 5 स्टेट ऐसे हैं जिनमें अपने अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कौन सी 5 स्टेट याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कम से कम 2 से 3 बार। ये चीज वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चेन्नई, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु क्या? चेन्नई है। तो पूछ लिया कि चेन्नई के अंदर कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर ये स्टेट नेशनल लेवल का, जो सेंट्रल लेवल का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, ये अप्लाई नहीं होता। उसमें कुछ स्टेट दे रखे थे के नाम और साथ में चेन्नई भी दे रखा था। तो चेन्नई को ध्यान रखना, कई बार क्या है ये जो स्टेट हैं इनके सिटीज का नाम भी दे सकते हैं आपको। तो कौन से स्टेट हैं जिनमें अपने खुद के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है? वेस्ट बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और उड़ीसा है। इनके खुद के क्या दे रखे थे? इनके खुद के अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला क्या है? वॉलंटरी मेंबरशिप है। इसमें एक सोसाइटी के लोग अपनी इच्छा से मिल करके कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं, कुछ उनको गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव होती है, कुछ उनको अदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है इनसे कुछ अमाउंट रिसीव होती है। इनके बेस पर एक तरीके से ये छोटी छोटी अमाउंट इकट्ठा करके अपनी मर्जी से क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है? अपनी सोसाइटी के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि एक वॉलंटरी मेंबरशिप है। इसमें एक सोसाइटी के लोग अपनी इच्छा से क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। नो मेंबर कैन ट्रांसफर हिज शेयर। कोई भी मेंबर, सोसाइटी का कोई भी मेंबर अपने जो शेयर है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। मान लो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर टोटल 11 लोग, 11वां लोग क्या है? 11वां जो पर्सन है, 11वां पर्सन का नाम मान लो मिस्टर रामफल है। रामफल क्या करना चाहता है? अपने शेयर को मान लो मिस्टर सूरजवान को ट्रांसफर करना चाहता है। अब वो ट्रांसफर नहीं कर सकता रामफल। क्यों? क्योंकि बाउंडेशन लगा रखी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर विदाउट अदर मेंबर की परमिशन के बिना, वो अपने शेयर्स का ट्रांसफर किसी दूसरे पर्सन को नहीं कर सकते। फिर क्या है? लीगल स्टेटस तो है ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर। ये क्या है? जैसे ही इस एक्ट के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन होता है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग यूनिट है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं, जो उस सोसाइटी को रन कर रहे हैं, वो क्या है? वो अलग यूनिट है। दोनों अलग यूनिट होने की वजह से ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्यों? क्योंकि रन करने का काम जो लोग कर रहे हैं वो और कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग यूनिट है दोनों। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना कंपलसरी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, यानी जो मेंबर्स हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन कर रहे हैं, उनकी लायबिलिटी क्या है? उनकी लायबिलिटी है लिमिटेड। और ये लिमिटेड लायबिलिटी किस वजह से है? इस सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से है। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जहां तक इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया सिर्फ वहीं तक ये पर्सन लाइबल है। कंट्रोल बाय इलेक्टेड मेंबर है। अब पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने का काम कौन करेगा? क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान ली 20 लोगों ने मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, तो क्या 20 लोग उसको मैनेज करेंगे? नहीं। उन सभी मेंबर्स की तरफ से जिन मेंबर को इलेक्ट किया गया है, जिन मेंबर को सेलेक्ट किया गया है, वो मेंबर क्या करेंगे? पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करेंगे? रन करेंगे। तो कंट्रोल कौन करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को? इलेक्टेड मेंबर करेंगे।
अब बात यह है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा। एक पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मान लो 50,000। एक पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मान लो 5 लाख रुपए। तो इसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और एक पर्सन ने 50,000 इन्वेस्ट किए। क्या दोनों का शेयर बराबर है? नहीं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में कभी भी वोटिंग शेयर के बेस पर नहीं होती। हर पर्सन को एक वोटिंग राइट दी गई है, चाहे पर्सन 50,000 इन्वेस्ट करे, चाहे पर्सन 5 करोड़, चाहे 5 लाख इन्वेस्ट करे। उनकी इन्वेस्टमेंट के बेस पर उनको वोटिंग पावर नहीं दी गई, उनको वोटिंग पावर दी गई है उनके सिंगल वोट, सिंगल पर्सन सिंगल वोट। तो 1 पर्सन 1 वोट के बेस पर हम कुछ पर्सन को इलेक्ट करते हैं, वही पर्सन क्या करते हैं, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सर्विस इनका मेन मोटिव है, इनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। इक्विलिटी ऑफ वोटिंग राइट, वोटिंग राइट सबको इक्विलिटी है। देखो वोटिंग राइट में सबको इक्विलिटी है, क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट के कंसेप्ट पर हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, ताकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, रन कर सके। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अब बात ये आती है कि जो सरप्लस बचता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज की मान लो बल्क में परचेज कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को हम उनको क्या कर रहे हैं, उनकी डिमांड के बेस पर सप्लाई कर रहे हैं। तो हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस तो होगा, ये तो 100% श्योर है। चाहे आपका एम प्रॉफिट अर्न करना ना हो, लेकिन बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ये तो श्योर है। तो अगर मान लो सरप्लस है, तो उस सरप्लस को बियर कैसे करेंगे, उस सरप्लस का करते क्या है। जितना भी सरप्लस होता है उसका 1/4 पार्ट तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी जितना भी सरप्लस होता है, जो बाकी बच गया, उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिविडेंड के रूप में, यानी मैक्सिमम 10% तक डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। और मैक्सिमम 10% ही आप उस सोसाइटी के, उस एरिया के डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हो। जो सोसाइटी, मान लो एक सोसाइटी का नाम है, जैसे कि कुछ भी नाम मान लो, किरण सोसाइटी। किरण सोसाइटी के लोगों ने मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया था। अब उस किरण सोसाइटी के लोगों, उस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए हम मैक्सिमम कितना परसेंट खर्च कर सकते हैं, 10%। 10% आप खर्च कर सकते हो मैक्सिमम डेवलपमेंट के ऊपर। बाकी जो बच गया ना, बाकी जो बच गया वो फॉर्म ऑफ बोनस में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड, यानी बोनस की फॉर्म में सभी मेंबर्स में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये है, अगर कोई सरप्लस है तो उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करेंगे। कैश में ट्रेडिंग होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, सारी ट्रेडिंग कैश में होती है, मैक्सिमम ट्रेडिंग कैश में होती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के लोगों ने मिल करके बिजनेस स्टार्ट किया, एक तरीके से वो सोसाइटी के लोगों को ही फायदा दे रहे हैं। तो अगर मान लो क्रेडिट के अंदर सेल करने लगे, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे नेक्स्ट बार परचेज करने के लिए, तो मैक्सिमम ट्रेडिंग कैश में होती है। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, कहाँ से फाइनेंस की अरेंजमेंट कहाँ से होती है, फाइनेंस की अरेंजमेंट या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग, यानी ये मेंबर खुद अपनी थोड़ी थोड़ी बचत में से लेके आते हैं, या फिर गवर्नमेंट से लोन ले लेते हैं, या फिर गवर्नमेंट से क्या करते हैं, कुछ ग्रांट रिसीव हो जाती है, उस पैसे को कलेक्ट करके ये क्या करते हैं, अपने बिजनेस को करते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल, क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी? हाँ जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। ये एनुअली क्या करते हैं, एनुअली अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को पब्लिश करते हैं, गवर्नमेंट को सामने प्रेजेंट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि मान लो गवर्नमेंट के कंट्रोल ना हो, तो सोसाइटी हो सकता है कि कुछ इलीगल काम करने लग जाए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल रहता है। पहली बात तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के रजिस्ट्रेशन के बाद है। देखो आगे, अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं। सबसे पहले पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। किस एक्ट के थ्रू? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। सेकंड बात, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिव इन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन देनी कंपलसरी है। पहली क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या है, और डिटेल ऑफ कैपिटल, कि हमें कैपिटल कहाँ कहाँ से रिसीव हुई और कितनी कैपिटल है। साथ में जो मेंबर्स हैं उनकी राइट, उनकी ड्यूटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंबर की राइट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस शेयर कैपिटल के बारे में, प्लस
कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या है और नाम क्या है, इन सब की फुल इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके हम कहाँ देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 10। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम कई तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, कम से कम 7 या 8 तरीके की हैं, तो हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कम से कम 10 मेंबर होने कंपलसरी हैं। मैक्सिमम मेंबर की कोई भी लिमिट नहीं है, छोड़ करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं और बाकी किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम मेंबर की, एक में लिमिट है, वो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बस। नेक्स्ट क्या है कि ऑफिस बियरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पर क्या पॉइंट बोला गया था कि जो ऑफिसर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो कितने, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेन कितने पोस्ट बनाई गई हैं, कितने हेड हैं। सेलेक्टेड बाय मेंबर्स, ये जो पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे, जो सेलेक्ट किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे, ये सेलेक्ट किए जाएंगे मेंबर्स के थ्रू। कैसे, वोटिंग डाल के, 1 पर्सन 1 वोट के थ्रू। इसमें 4 पोस्ट रखी है, एक प्रेसिडेंट की, दूसरी वाइस प्रेसिडेंट की, तीसरा सेक्रेटरी की और एक है ट्रेजर। तो कई बार क्या पूछ लिया जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर टोटल कितनी पोस्ट है। ये मतलब जो बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं, जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने का काम करते हैं, वो कौन कौन से, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजर। ये क्या है, ये 4 पोस्ट हैं, ये जो 4 बंदे इन पोस्ट के ऊपर बिठाए जाते हैं, ये सेलेक्टेड बंदे आते हैं मेंबर्स के थ्रू, 1 पर्सन 1 वोट के थ्रू। ये देखो मैंने क्या लिखा नीचे, सिलेक्टेड आफ्टर 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद, एवरी 2 ईयर्स के बाद में क्या किया जाएगा, इन पर्सन को वापस से सेलेक्ट किया जाएगा। देखो हम डिफरेंस देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? हाँ जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इस एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बट पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। फिर क्या है, म्यूचुअल प्रॉफिट। म्यूचुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या किया जाता है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं करते जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, बट उस सोसाइटी के जितने भी अदर पर्सन हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं। मान लो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मान लो 10 घर हैं, 10 घरों में से क्या है, मान लो 20 मानो, एक सोसाइटी के अंदर मान लो 20 परिवार रहते हैं, 20 परिवार में से 15 परिवारों ने मिल करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, लेकिन 5 परिवार फिर भी रह गए। 5 परिवारों के पास इतना पैसा नहीं था, इतने सोर्स नहीं थे कि वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप ले सके, मान लो ऐसा है। तो क्या इन 5 जो परिवार बच गए जो सोसाइटी का पार्ट हैं, बट इस कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं, क्या उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा? हाँ जी, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मान लो बल्क में क्वांटिटी को परचेज करता है और सोसाइटी में नीड की जो चीज़ें हैं उनको सप्लाई करता है उनकी डिमांड पर, तो जब ये बाकी के बचे हुए 5 घर भी उन क्वांटिटी की डिमांड करेंगे तो इनको भी वो फ़ायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब है, चाहे मेंबर्स हों, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के चाहे वो पर्सन मेंबर हैं चाहे नॉन मेंबर हैं, तो भी फ़ायदा सबको मिलेगा। फिर फ़ायदा क्या हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनने का? कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी हर चीज़ में। लेकिन बाकी जो पर्सन जो उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं हैं, उनको भी उसी कम वैल्यू पर गुड्स सप्लाई किए जाएंगे, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन पहले फ़ायदा मिलेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को पहले और ज़्यादा मिलता है, और उनको बाद में मिलता है जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं हैं, जो सोसाइटी का पार्ट तो हैं बट इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, उनको फ़ायदा तो मिलेगा लेकिन फ़ायदा थोड़ा कम मिलेगा और बाद में मिलेगा। यहाँ पर
जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को ही मिलता है। क्या पार्टनर्स के अलावा किसी पर्सन को वो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं? नहीं करते। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा था यहाँ पर? ऑब्जेक्ट क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्ट सर्विस प्रोवाइड करना है और पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना। नंबर ऑफ मेंबर्स का है, ये पॉइंट ध्यान रखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मिनिमम 10 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन सी? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या है मैं बाद में बताऊंगी, पहले इतना ध्यान रखना कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की है 100 लोग। 100% क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो लिमिट सिर्फ एक में ही है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में। बाकी किसी भी सोसाइटी में किसी तरीके की मैक्सिमम नंबर पर कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 10 मेंबर होनी जरूरी है। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50 या 100। अभी 50 और 100 वाला केस क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम 50 मेंबर होते हैं, ऐसा बोलता है कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2014 का रूल नंबर 10 कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 10 पार्टनर्स होने चाहिए। अब ये 100 क्या है, 100 पार्टनर कब होंगे? तो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन है 464। पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 464 में ये बोला गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 100। तो आपको दोनों केस बता दिए। रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग 50% मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं और सेक्शन नंबर 464 के अकॉर्डिंग 100 पार्टनर क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर बन सकते हैं। अब हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेरिट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेंबर हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उनकी लायबिलिटी क्या है? जितनी अमाउंट तक उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतनी अमाउंट तक ही वो लायबल हैं। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर की जो लायबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड है। सेकंड क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक अलग एंटिटी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करने वाले जो पर्सन हैं, जो उसको रन करने वाले जो लोग हैं वो अलग एंटिटी हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर में। और जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है तो वो एक अलग एंटिटी बन जाती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करने वाले लोग एक अलग एंटिटी हैं। फिर है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हमारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी हर पर्सन के पास अपना वोट है। वैसे ही सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 1 पर्सन को 1 वोट दिया गया है अपने, यानी सिंगल पर्सन सिंगल वोट के बेस पर क्या करेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेंबर हैं उन मेंबर को सेलेक्ट करेगा कि ये मेंबर इस बिज़नेस को रन करेंगे। कहने की बात क्या है कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। डेमोक्रेटिक यानी जिस पर्सन ने जितना ज़्यादा या जितना कम पैसा इन्वेस्ट किया उसके बेस पर वोटिंग नहीं करते, बल्कि वोटिंग कैसे है? डेमोक्रेटिक बेसिस है, 1 पर्सन 1 वोट। फिर है टैक्स एडवांटेज है। जितना भी सरप्लस अर्न करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी सरप्लस अर्न करते हैं वो सरप्लस टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। चीपर रेट पर पूरी सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाती है। मान लो किसान क्या करते हैं, किसान कुछ सोसाइटी के किसान मिल करके गुड्स को, मतलब सीड्स और जो यूरिया वगैरह है, जो खाद है, उनको बल्क में परचेज़ करते हैं और सोसाइटी के जिस भी फार्मर को बीज की, मतलब वो जो सीड्स होते हैं उनकी या फिर ये जो यूरिया है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी टाइम पर उस चीपर रेट पर उनको सप्लाई कर देते हैं। फिर क्या है? इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जितना भी फ़ायदा होता है किसी सिंगल पर्सन को नहीं होता, बल्कि पूरी सोसाइटी के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अब बल्क में परचेज कर लिया मान लो सीड्स को किसान के लिए, अब क्या सिर्फ एक किसान को उसका फ़ायदा मिलेगा? नहीं, उस सोसाइटी के सभी किसानों को उसी प्राइस पर, उसी सेम प्राइस पर उन
जो सीड्स परचेज किए थे या फिर जो खाद यूरिया परचेज की थी उसको सप्लाई सेम प्राइस पर करेंगे, तो जो फ़ायदा मिलेगा वो सबको एक बराबर मिलेगा। किसी को सेंट्रलाइज फ़ायदा नहीं मिलेगा कि मिस्टर ए को फ़ायदा मिल गया मिस्टर बी को नहीं मिला, नहीं, वो पूरी सोसाइटी के लिए इक्वल है रेट। अब कमी क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कमी क्या है? पहली कमी है लेक ऑफ कैपिटल। मान लो एक सोसाइटी के लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, कितना ही पैसा लगा देंगे। किसानों ने मिल करके बिजनेस किया कि भाई हम बल्क में परचेज करेंगे, अब वो कितनी ही कैपिटल ले आएंगे, उनके पास सोर्स तो लिमिटेड ही है फाइनेंस के। कैश ट्रेडिंग कैश में होती है, सबसे बड़ी कमी है। मान लो किसी किसान के पास में कैश में अवेलेबल नहीं है, कैश अवेलेबल नहीं है और उसको सीड्स खरीदना ज़रूरी है। अगर वो टाइम पर सीड्स की बुआई नहीं कर पाएगा, अगर अपने खेत नहीं बीज पाएगा, खेत कैसे बीजेगा जब तक उसके पास ट्रेडिंग यहाँ पर कैश में होती है, कैश उसके पास है नहीं तो उसको फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? क्रेडिट ये देते नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। लेक ऑफ मोटिवेशन की कमी है। क्यों? क्योंकि जितना फ़ायदा मिलेगा सबको मिलेगा। दूसरी बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं। मेन मोटिवेशन का काम क्या होता है? मेन मोटिवेशन काम इंसान किससे मोटिव होता है? पैसे से होता है। जब उसका मेन मोटिव पैसा कमाना है ही नहीं, सर्विस प्रोवाइड करना है, तो मोटिवेशन की कमी तो ऑटोमेटिक हो गई। लेक ऑफ सीक्रेसी। अब एक सोसाइटी के सभी लोग मिल करके कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या उस बिजनेस के अंदर सीक्रेसी रहेगी? क्या गोपनीयता रहेगी किसी चीज़ की? नहीं, क्योंकि हर इंसान की एक सोसाइटी के अंदर मान लो 200 लोग रहते हैं, क्या उन 200 लोगों की आपस में बनेगी सबकी? नहीं, किसी की झटपट किसी के साथ रहती है, किसी की झटपट किसी के साथ रहती है, किसी न किसी परिवार की तो आपस में लड़ाई रहती है, तो वहाँ पर सीक्रेसी का तो चांस ही नहीं है। फिर क्या है? म्यूचुअल डिस्प्यूट। आपस में झगड़े के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन में कहीं ना कहीं उनको ये रहता है कि ये जो बल्क में गुड्स परचेज किए थे, मान लो 10 लोग बल्क में गुड्स परचेज कर लाए कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो बाकी बचे लोगों को ये लगता है कि सारा बेनिफिट तो ये 10 लोग ले जाएंगे, तो उनके बीच में म्यूचुअल डिस्प्यूट रहते हैं, झगड़े बीच में ज़्यादा रहते हैं। तो हमने कुछ क्या है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेरिट और डीमेरिट्स देखे। अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो क्या है? टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो देखो, अब टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते हैं अपन। सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेंगे जो कंज्यूमर को फ़ायदा मिलेगा। जिसका कंज्यूमर को फ़ायदा कैसे मिलेगा? देखो, मान लो एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उस सोसाइटी के 15 लोगों ने मिल करके ये डिसीज़न लिया कि हम छोटी छोटी अमाउंट इकट्ठा करते हैं और जो हमारी नीड की, जो डेली नीड की जो आइटम्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको हम बल्क में परचेज़ कर लेते हैं। बल्क में परचेज़ करेंगे तो डिस्काउंट का फ़ायदा मिलेगा। और जब भी सोसाइटी के लोगों को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती जाएगी हम सप्लाई करते जाएंगे। तो ये क्या है? ये कंज्यूमेबल गुड्स हैं, जो डेली कंज्यूम के गुड्स हैं, उन गुड्स को बल्क में परचेज़ करके सोसाइटी के लोगों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग सप्लाई करेंगे, तो सोसाइटी के लोगों को चीपर रेट का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि डिस्काउंट पर हम क्वांटिटी को परचेज़ करेंगे, तो डिस्काउंट पर परचेज़ करके उनकी मार्केट प्राइस पर क्वांटिटी थोड़ी तो कम होगी। मार्केट में अदर जो फर्म सेल कर रही हैं उससे थोड़ी तो से कम होगी मार्केट प्राइस। तो बाद में क्या करेंगे? उनको जैसे जैसे सोसाइटी के लोगों को रिक्वायरमेंट होगी उनको सेल करते रहेंगे। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बात किसकी हो रही है? प्रोड्यूसर की हो रही है। अब सोसाइटी के अंदर क्या है? छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, वो अपनी गुड्स को क्या कर रहे हैं? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पहली बात तो उनको रॉ मटेरियल चीपर रेट पर नहीं मिल पाता, तो उन प्रोड्यूसर को गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है या फिर लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो सोसाइटी के लोग मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। अगर हम मार्केट से इंडिविजुअली गुड्स को उठाते हैं तो हमें महंगा पड़ता है। क्यों ना हम क्या करें? ग्रुप के अंदर अपने पैसे इकट्ठे करके बल्क में रॉ मटेरियल को परचेज़ करें, तो हमें जो सस्ता मिलेगा, अगर रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस होगी वो कम होगी, तो हमें सेलिंग प्राइस हम उतनी ही रख करके जितना पहले रख रहे थे, हम क्या है बेनिफिट ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। तीसरा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है? वो सोसाइटी जो एक बैंक का काम करेंगी। आपने सुना भी होगा कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं,
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो क्रेडिट देने का काम करेंगे, जो उधार देने का काम करेंगे। सोसाइटी के कुछ लोगों ने मिल करके पैसा इकट्ठा किया और ये बोला कि भाई जब भी जिस भी पर्सन को नीड हो, हम रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको क्या करेंगे, अमाउंट रेंडर करेंगे। जैसे ही आपकी नीड पूरी हो जाती है, आप हमें वो अमाउंट वापस कर दीजिएगा। एक तरीके से छोटे बैंक, मिनी बैंक का काम करते हैं। क्योंकि अगर वो सोसाइटी के लोग बाहर मार्केट से, यानी अगर वो अर्बन एरिया में जा कर के, यानी अगर बैंक से पैसा लेंगे तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो सोसाइटी के लोगों ने मिलकर के डिसीजन लिया कि अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करो। जिस भी सोसाइटी के लोग को, पर्सन को, किसी भी पर्सन को पैसे की रिक्वायरमेंट हो, यहाँ से पैसा उठाओ, उसको यूज करो, रीजनेबल प्राइस पर देंगे, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देंगे। जैसे ही अपनी नीड कंप्लीट होती है वापस सबमिट करवा दो। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मिंग, बात किसकी आ गई? फार्मिंग। फार्मर को क्या चाहिए? फार्मर को खाद बीज चाहिए होता है। तो कुछ फार्मर ने इकट्ठा हुए, उन्होंने ये एक यूनिटी बनाई और ये बोले कि क्यों ना हम बल्क में सीड्स को परचेज करें, बल्क में खाद को परचेज करें। क्योंकि एक टाइम पर अगर यूरिया वगैरह सही टाइम पर ना डाली गई तो पूरी खेती खराब हो जाती है। इससे क्या होता है, अगर उनको कई बार क्या होती है कि मार्केट में कालाबाजारी भी करते हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो ये जो मार्केट वाले हैं, ये जो खाद वगैरह जो बीज हैं उनको हाई प्राइस पर सेल करते हैं। इन्हीं बल्क में परचेज करके इस ब्लैक मार्केटिंग से वो बच सकते हैं। तो फार्मर क्या करते हैं, बल्क में क्वांटिटी को परचेज करके रख लेते हैं। जैसे जैसे जिस फार्मर को नीड होती है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, उसको यूज करते हैं। रीजनेबल प्राइस पर होता है। फिर है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केट दे रहे हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को बना रहे हैं। मान लो कोई मूर्ति बनाने का काम कर रहा है, कोई छोटे बच्चों की ड्रेसेस बनाता है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी सप्लाई, उनके गुड्स को मार्केट में स्टैंड ही नहीं करने दे रही बाकी फर्म। क्योंकि उन मार्केट में उन फर्म का पहले से नाम चल रहा है, उनका ब्रांड चलता है। लेकिन छोटे मैन्युफैक्चरर के पास तो ऐसा कोई ब्रांड नहीं है। तो उनके प्रोडक्ट को मार्केट देने का काम कौन करेगी? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी। उन प्रोडक्ट को, कौन से प्रोडक्ट को, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन मैन्युफैक्चरर से उन प्रोडक्ट को उठाएंगे और मार्केट में क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, ताकि उन मैन्युफैक्चरर को भी एक रीजनेबल प्राइस पर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने का मौका मिल सके। फिर है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या है? जिन लोगों के पास में घर नहीं है, कुछ सोसाइटी के लोग मिलेंगे, इकट्ठा होंगे, अपनी छोटी छोटी बस्ती इकट्ठा करके कुछ घर बनाएंगे। उन घर को क्या है, उन लोगों को देंगे जिनके पास में पैसे की कमी है, जिनके पास में घर नहीं है। उनको रीजनेबल रेंट के ऊपर वो घर प्रोवाइड किए जाएंगे कि जब तक आप इन घरों में रहिए, जब तक आप अपना घर ना बना लें। जैसे ही आप अपने घर बनाएं तो आप इन घर को खाली कर दीजिए और ये नेक्स्ट को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। यानी एक तरीके से रेजिडेंशियल हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं। किसके अंदर, कौन प्रोवाइड करता है? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या प्रोवाइड किए जाते हैं? रेंटल हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या प्रोवाइड करती है? छोटे मैन्युफैक्चरर को मार्केट प्रोवाइड करती है। यानी उनको बल्क में यूनिट को जो बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर, छोटे मैन्युफैक्चरर, उनसे गुड्स को उठाएंगे और मार्केट में सप्लाई करेंगे। फार्मर के जो सीड्स हैं, जो यूरिया है, उनको बल्क में परचेज करके फ़ायदा लेंगे। क्रेडिट एक तरीके से छोटे बैंक का काम करती है ये सोसाइटी। प्रोड्यूसर होते हैं जो जिन प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, बट उनके रॉ मटेरियल चाहिए, उनको अदर मशीनरी वगैरह चाहिए। अगर वो मार्केट से उठाते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है उनकी, तो वो क्या करेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको रीज़नेबल प्राइस पर रॉ मटेरियल अवेलेबल कराएगी, उनको रीज़नेबल प्राइस पर ही मशीनरी अवेलेबल कराएगी। और क्या है, कंज्यूमर। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती हैं, जो डेली यूज की जो कंज्यूमेबल नीड्स हैं डेली यूज की, उन यूनिट्स को, उन आइटम्स को बल्क में परचेज करके सोसाइटी के लोगों को क्या करेगी, सप्लाई करेगी। तो इस तरीके से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू एक पूरी सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जिसका मेन एम सर्विस रेंडर करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। वो क्या करेगी, छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करके कुछ लोग इकट्ठा होकर
और अपनी बचतों को इकट्ठा करके पूरी सोसाइटी को क्या करते हैं, सर्विस रेंडर करने का काम करते हैं। तो ये अपना टॉपिक था कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फिनिश हुआ। थैंक यू।